अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां महकमा मौसमियात की तरफ से आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात जारी की गई हैं और इन तफसीलात के मुताबिक पूरे मुल्क में सर्दी और खुश्की का राज होगा। ताहम जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ सर्दी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। और आज के रोज़ की पेशन गोई के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद और उसके जो गिर्द के इलाके हैं वो सर्द और खुश्क रहेंगे। ख़ास तौर पर सुबह के औकात में कहर पड़ने और चंद मकामात पर हल्की धुंध का इम्कान भी है। अच्छा, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़्यादातर अजला हैं वहाँ पर भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और जैसे पहाड़ी इलाके हैं वो शदीद सर्द होंगे, जिसमें बनू है, लक्की मरवत है, डेरा इस्माइल खान है और दीगर इलाकों में भी सुबह के टाइम या फिर रात के औकात में भी दरमियानी से शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है, जबकि पेशावर और दीगर मकामात पर हल्की धुंध छा सकती है। पंजाब के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ख़ास तौर पर लाहौर की बात करें, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, सियालकोट और दीगर इलाकों में शदीद धुंध की तवक्को भी है। इन इलाकों में सुबह के औकात में धुंध की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की जो बेशतर अजला हैं वहाँ पर भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर सुबह रात के औकात में शदीद सर्दी का सामना भी हो सकता है। बलूचिस्तान के जो शुमाल मगरबी अजला हैं वहाँ पर शाम या रात के औकात में जुज़वी तौर पर बादलों का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। सिंध के मुख्तलिफ अजला हैं जिसमें सखर है, शहीद बेनज़ीराबाद है, शिकारपुर है और दीगर इलाकों में भी धुंध छाए रहने की तवक्को है। इन इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुबह रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध पड़ने का भी इम्कान है। इसी तरह से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वो मज़ीद सर्द रहेंगे और इन इलाकों में भी सुबह के औकात में हम देख रहे हैं कि कोहरा पड़ने का ख़दशा भी है। तो मौसम की ये मजमूई सूरत हाल है, तो कहीं भी आपने ट्रैवल करना है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हमें ज़रूरत है ताकि हादसा से भी बचा जा सके और सर्दी से बचाव के लिए भी जो मुनासिब तदाबीर हैं वो अपनाई जा सकें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक नए मोड़ पर पहुँच चुकी है, जहाँ ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी मामलात भी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। हालिया दिनों में सेनेटर फैसल बावड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके दौरान उन्होंने कई अहम इंकशाफात किए। दावा वो ये कर रहे हैं कि आने वाले पीर से मुराद ये है कि आज का जो दिन है पाकिस्तान में एक बड़ी मुस्बत तब्दीली देखने को मिलेगी, जिसका क्रेडिट वो हुकूमत और फ़ौज को दे रहे हैं। फैसल बावड़ा ने कहा कि फ़ौज की जानिब से बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान के लिए कुछ अहम कामयाबियाँ हासिल की गई हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी मुल्क की मईशत के लिए बल्कि हम जो मजमूई इस्तेहकाम है उस पर भी मुस्बत असर डालेंगी। दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात की जो ख़बरें हैं और इनके हवाले से होने वाली जो बयानबाजी है वो भी मंज़र आम पर आ चुकी है। PTI रहनुमा असद कैसर और साहबजादा हामिद रज़ा ने हुकूमत पर मुज़ाकरात को सबूताज करने का इल्ज़ाम लगाया है। असद कैसर कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी का फुकदान है और स्पेसिफिकली जो इल्ज़ाम है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा पर है और ख्वाजा आसिफ पर लगाया गया है कि इन दोनों की ये कोशिश है कि इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। फैसल बावड़ा की जो स्टेटमेंट है उनके मुताबिक बानी PTI के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ भी तैयार है, जिसके बारे में अभी तफसीलात नहीं बताई गई और मशवरा भी दे रहे हैं वो बानी PTI को कि अपने करीबी साथियों से होशियार रहें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। साथ साथ फैसल बावड़ा ने पाकिस्तान की फ़ौज के किरदार को सराहते हुए कहा कि आर्मी चीफ की क़यादत में बैकडोर डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को नुमायाँ कामयाबियाँ भी मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मईशत के हवाले से एक अच्छी खबर आने वाली है, जिससे अवाम को बड़ी हद तक रिलीफ भी मिलेगा। और उम्मीद तो हम ये करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें अवाम का फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, अवाम को रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हमें इस वक्त शो में ज्वाइन किया है। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में टाइम देने के लिए। सबसे पहले फैसल बावड़ा के बयानात के हवाले से मैं चाहूँगा, क्योंकि जब भी वो इस तरह का बयान देते हैं माजी में भी हमने देखा उनकी बहुत सी बातें सच साबित हुई। आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी अच्छी खबर आने वाली है पाकिस्तानियों के लिए, कौन सा ऐसा मुआशी इस्तेहकाम होने वाला है जिसकी निशानदेही वो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब ये मुल्क फैसल वाडा के लिए रह गया है जी। कि वो क्या कर क्या लोग उसको देखते हैं कि जी फैसल वाडा ने कह दिया है तो अब ये होगा वो होगा। बस अल्लाह खैर ही करे, हम तो दुआएं कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। लेकिन कोई लगता है आपको कुछ ऐसी खबर है, कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तानी फौज की तरफ से, जिस तरह से वो कह रहे हैं आर्मी चीफ की क़यादत में कुछ इस तरह से मामलात हुए हैं, आप तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं पहुंची? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आखिरकार जो भी है
सारे मुल्क के लोग हैं, सियासत होती रहती है, अपोजिशन, गवर्नमेंट, ये सब होते हैं, लेकिन इतना जुल्म ज्यादती और इतना इंतकामी कार्रवाई जो पीएमएलएन के दौर में हुई, इससे कभी हुई नहीं है। जी। बाकी तो देखें, हम सबकी फौज है, हमने फौज से कोई इनकार तो नहीं किया है, ना किसी ने उसकी मुखालफत की है। लेकिन पहली दफा इस तरह नजर आया ना कि गवर्नमेंट ने जो कार्रवाई की सियासी लोगों के खिलाफ, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगी इस तरह। लेकिन शौक साहब, अब मुस्लिम देखिए लीग नून मुल्क, वाले ये कहते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में इससे भी ज्यादा बुरा उनके साथ हुआ। नहीं उन, देखें तो थोड़ा सा फर्क है ना। अच्छा। हमारे दौर में हमने, वो करप्शन के केसेस थे जो इन्होंने पहले बना चुके थे, वो हम्म। केसेस पड़े हुए थे। पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ बनाए थे। वो नेब को दे दिए गए, वो नेब ने उसको परसू किया, और वो उनके अपने बनाए हुए केसेस थे। लेकिन हम्म। ये जो है ना, ये बिल्कुल पॉलिटिकल, और वो लीडरशिप के खिलाफ थे। ये तो आप देखें कि वर्कर, नीचे वर्कर लेवल तक गए हैं, हम्म। घरों को गए, चादर चौदीवारी का तकद्दुस भी पामाल हो गया है, आम लोगों के घरों में घुसे। तो ये तो खैर पाकिस्तानी सियासत है, होता रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए, इंशाल्लाह हो सकता है। ये तो एक बोझ है ना, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, ये तो स्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ी बोझ रही है। और हम्म। ये लाइबिलिटी अभी तक यानी कंधों पे बिठाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई। अवाम में इनके लिए कोई जगह नहीं है, मईशत इन्होंने ठीक नहीं की, मुल्क को सही रास्ते पे नहीं ला सके। आज भी मुश्किलात हैं, कर्जों पे गवर्नमेंट चल रही है। और आप देखें कि 2022-2024 यानी कि 2 सालों में 27,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया। अब जब वो हुकूमत सिर्फ कर्जों पे चल रही है, तो वो कैसे उसको आगे ले जाया जा सके? 2 साल ये और रहे तो ये तो मुल्क का पता नहीं कबाड़ा कर देंगे। सिर्फ बातों से नहीं होता है ना, कि ये बातें करें, ये जी हुजूरी करें। तो जी हुजूरी और बातों से मुल्क नहीं चलता, कम से कम ये विजन ठीक है। चाहिए, विजन इनके पास। अच्छा, जिस तरह से फैसल वाडा ने कहा है इमरान खान से मुतालिक, आपको क्या लगता है, क्या सरप्राइज हो सकता है? क्या कोई सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे हम? इस तरह का कोई अमली इकदाम होगा? देखिए, अमली तौर पे मुज़ाकरात शुरू इमरान खान ने किए हैं, और हम्म। वो इसलिए शुरू किए हैं कि उनको पता है कि मुल्क किस डगर पे चल रहा है, मुल्क को कितनी मुश्किलात हैं। बाकी लोग तो देखें, सियासत तो ये नहीं कर रहे हैं ना, ये तो पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इमरान खान में तीनों चीज़ों नहीं है। वो ना बिजनेस कर रहा है, ना हम्म। इंतकामी। उन्होंने पहले ही कह दिया, जी मैं निकलूंगा तो मैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। हालांकि जो जुल्म बर्बरियत उनके खिलाफ हुई, उनके वर्करों के खिलाफ हुई, उनकी पार्टी के खिलाफ हुई, वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नुमाया हैसियत रखेगी कि कैसे कैसे उनके साथ मजालिम हुए। लेकिन देखें, इन सबके लिए सबसे बड़ा जो है वो मुल्क होना चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए जी। सबसे बाला होना चाहिए, हर चीज से मुकदम। और हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए कि इस वक्त कितनी मुश्किलात हैं, और इस हुकूमत ने न अपने वो ठीक की, न एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई रास्ता बनाया, कुछ भी हम्म। तो नहीं किया ना। और आवाम में खुद भी गैर मकबूल हो गई, और एस्टेब्लिशमेंट को भी गैर मकबूल कर दिया। तो अब ये चीजें जो होती है, ये सारी जिंदगी तो कोई अपने साथ लेकर नहीं चलता है। ये एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को सारे जिंदगी जो है वो सर पे उठाए रखे, और आगे से इनको कुछ पल्ले ही ना पड़े। तो अवाम तो देखे, अवाम तो इनके साथ नहीं है। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी के साथ है ना नून लीग, ये फारिग हो गई हैं अब। लोग, इन्होंने जितने हम्म। मजालिम किए, उतनी ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ी है पीटीआई की और इमरान खान की। तो अब बहुत सारे लोग सोचने पे मजबूर हैं। दूसरा देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ओवरसीज पाकिस्तानी। हम्म। वो इस वक्त नाला है, इस हुकूमत से परेशान है। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ तो अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करें? तो ये सारी परेशानियां लोग देख रहे हैं, जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी देख रहे हैं कि और आगे कितनी मुश्किलात बढ़ रही हैं। और फिर जो मुख्तलिफ ट्रायल हुए, उस हवाले से जो बैरूनी दुनिया से जो दबाव आ रहा है, जो बातें हो रही है, जी। तो ये सारी चीज पाकिस्तान को हमने किस नहज पे ले जाना है? आखिर हम इस दुनिया में तो रह रहे हैं ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि जी इंसानी हकूक की पामाली हमने की है तो हमें कोई परवाह नहीं है किसी की।
तो ऐसा तो है नहीं, हम तो कर्जों पे चलने वाले मुल्क है, तो दबाव तो रहेगा। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, जिस तरह से बहुत अरसा फैसल बावड़ा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी गुजारा और आपकी भी उनसे बड़ी अच्छी जान पहचान होगी, बड़ी अच्छी बातचीत भी होगी। अभी 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से भी वो इमरान खान को मुतरब्बे कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? वो ये कह रहे हैं कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे होशियार रहें, वही इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं फैसल बावड़ा की बकौल। देखिए फैसल वाडा जो है ना, ये पहले ऐसा तो नहीं था, हमारे दौर में जब था ना तो इस तरह पहेलियां ना बुझाता था। आपके साथ जब थे बिल्कुल आ, ठीक थे, जब से आपको छोड़ा है आप कह रहे हैं हम ठीक नहीं रहे। नहीं नहीं, मैं उसकी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जी जी। दोस्त है, मैं गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारे साथ जब था तो इस तरह के पेशेंगोइयां नहीं करता था। हम्म। आज वो बड़ी पेशेंगोइयां करने लगा है ना, हम्म। तो बता दे पत्नी किस पीर मुर्शद के साथ ये रहा है, और जो आजकल पेशेंगोइयां कर रहा है ना, तो बता दे। उनकी बातें देखे, मुल्क के जो हालात होते हैं ना वो सबको हम्म। नजर आते हैं, और जो चीजें नजर आती हैं वो इस वक्त आप देखें 190 मिलियन पाउंड्स का, मैं आपको बता दूं कि उसमें सजाई होगी और क्या होगा। ये जो इतना डिले किया गया, उसमें तो कुछ है तो नहीं ना। अगर कुछ होता तो फौरन सजा सुना दी जाती, लेकिन उस केस में कुछ नहीं है, वो वैसे ही फारिग हो जाएगा। अगर सजा सुना भी देना तो हम्म। वो हाईकोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, इसलिए कि उसमें एक तो वो ट्रस्ट है। अगर जमीन भी खरीदी गई तो वो ट्रस्ट के लिए खरीदी गई। 1 रुपए का फायदा बता दे इमरान खान या उसकी फैमिली या उसके किसी कारकुन को फायदा हुआ हो। जो चीज हम्म। ट्रस्ट की होती है और जो पैसा आया वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा, तो हम्म। मतलब ये कि इमरान खान को क्या फायदा हुआ है। फिर दूसरी कैबिनेट से मंजूरी हुई है, तो ये तो जो कैबिनेट के फैसले को इन्होंने इस तरह उछाला है, तो कल तो इनके जो भी फैसले होंगे कैबिनेट से होंगे, तो वो भी फिर कल इसी तरह कोर्ट अदालतों में रगड़ा जाएंगे, फिर रगड़े जाएंगे सारे। तो वो इमरान खान ने कोई फैसला अकेला तो नहीं किया था ना, जो भी फैसला था वो तो कैबिनेट का फैसला है, और कैबिनेट के ठीक है। फैसले को चैलेंज नहीं किया। तो अब ठीक ये है। अच्छा देखें जो अभी कुछ हो रहा है मावरा हो रहा है। ठीक है शौकत साहब, अभी जिस तरह हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात हैं उस हवाले से आपकी इस वक्त क्या पोजीशन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पोजीशन में दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है वाकई में मुज़ाकरात संजीदा है? देखिए हमने यकीन करें जो मुज़ाकरात शुरू किए थे, हमने कहा कि मुल्क बहुत मुश्किल में है, और इस मुल्क को दलदल से निकालना है, फिर हम हम्म। सियासत करेंगे। लेकिन जो रवैया इस वक्त हुकूमत का है, उनको एक तरफ तो ठीक है कि मुल्क की मईशत का मसला दरपेश है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना उनको ये लग रहा है कि शायद हम मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो ये तो फिर हमारे गले पड़ जाएंगे, हम्म। और अपोजिशन के ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाए, हमारी छुट्टी हो जाए। तो अब जो है ना साजिशें शुरू हो गई हैं, और साजिशें जो है वो मरियम बीबी की तरफ से, अब आसिफ ख्वाजा आसिफ हो गया, बिलाल चौधरी हो गया, ठीक इस है। तरह के लोगों को बाहर हुआ है, और वो अपने अपने जो है ना वो तज्जिए करते हैं और फिर इल्जाम तराशी करते हैं। उनकी तकारीर जो आप देखें इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है, और सारा दिन वही फजूल बातें होती हैं जो पुरानी। अब हम तो खामोश इसलिए हैं ज्यादातर कि हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, हम्म। लेकिन अगर नहीं होती है ना तो इनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आयद होगी, और उनके वज़रा के ऊपर आयद होगी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के ऊपर आयद होगी जो वज़ीर आज़म है, कि वो ठीक है। अपने वज़रा पे उनका कंट्रोल, और अगर कंट्रोल नहीं है और वज़रा जो है वो हर्जा सराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें शहबाज शरीफ का हाथ है, और वो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात कामयाब हो। ठीक है। अच्छा जिस तरह से स्पेसिफिकली आपने नाम लिया, ख्वाजा आसिफ का नाम लिया आपने, सीएम पंजाब का मरीम नवाज साहिबा का नाम लिया है, या तलाल चौधरी का नाम लिया है कि मुज़ाकरा नाकाम बनाने की कोशिश इन तीन लोगों की जानिब से की जा रही है, तो कुछ शवाहिद हैं जिस बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑफिशियली आपने देखी हो? मेरे ख्याल से आप इनके बयानात आप देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर एक ट्वीट हम्म। आती है तो फिर ये एक ट्वीट की तो मार है, फिर इनकी चीखें निकलती हैं कि जी वो ट्वीट किया है उसने। हम्म। तो या तो फिर इसमें मुकाबला करें ना। आप सारा दिन बोलते हैं उनके खिलाफ, उनके इमरान खान का एक ट्वीट आ जाता है तो हर तरफ से चीख पुकार शुरू हो जाती है। तो भाई जाहिर है अब वो तो लीडर है ना, हम्म। लीडर की तो एक ही काफी होती है। तो
मैं समझता हूँ कि ये वक्त ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मुल्क के लिए भी सोचें। इतना अरसा इन्होंने आवाम के ऊपर हुक्मरानी कर ली काबिज होकर, तो अब थोड़ा मुल्क के लिए भी सोचें। ठीक है, लेकिन मौजूदा सियासी हालात में शौकत साहब आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिर आइंदा की क्या हिकमत अमली है? अगर मुज़ाकरात भी आपको लग रहा है कि हुकूमत उसमें संजीदा नहीं है, तो फिर आप लोग हुकूमत के साथ मजीद मुज़ाकरात के हक में हैं या फिर नहीं हैं? देखिए, हमारा तो 30 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है, और जब तक हम जो है ना हर इनका नखरे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके हर वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी बाजियां सब कुछ। अगर 30 तक हमें ये नहीं लगा कि हाँ कमीशन बन रहा है जो हम डिमांड कर रहे हैं 26 नवंबर का और 9 मई का, तो अगर उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और जिस तरह से एनआरओ के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, एनआरओ के इल्ज़ामात पर आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी की जा रही है, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की साख मुतासिर हो रही? नहीं नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ क्यों मुतासिर होगी? बैकडोर डिप्लोमेसी कहाँ हो रही है, कोई बताए ना। और अगर हो रही है तो इमरान खान तो एनआरओ लेके नहीं आएगा, वो तो यही कहेगा कि जी पहले मेरे केसेस साफ कर रहे हैं, मैं अदालतों को करना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान की तो बहुत सारे केसों में जमानतें हो गई हैं, लोग मर्डर कर लेते हैं उसमें जमानतें हो जाती हैं। तो इमरान खान तो यार सियासी लीडर है, और जब उसकी जमानत हो जाती है तो ये दूसरा नया केस डाल देते हैं और उसमें फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये तो हुकूमत की अपनी जो ज्यादतियां हैं वो हो रही हैं, बाकी तो उनके ऊपर तो कोई सच केस नहीं है। तो शखाना केस में देख लें, उसमें कुछ भी नहीं है। ये जो अभी केस है ये फारिग केस है, ये बरियत का केस है। लेकिन हुकूमत ने डिले किया, उसके ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। अब हमने देखना ये है कि आज फैसला आ जाएगा, आज आप सबको पता चल जाएगा कि इसमें ब्लैकमेलिंग की गई है या क्या हुआ है। अगर क्योंकि उस केस में ऐसा सच है नहीं, इमरान खान के ऊपर क्या इल्जाम लग सकता है? मतलब उसने क्या किया है? 1 रुपए का फायदा तो उसके को हुआ नहीं है, तो ये साबित कैसे करेंगे? जमीन वहां पड़ी है, अलकायदा ट्रस्ट वहां मौजूद है, तो बताएं ना, मतलब क्या हुआ है वहां पे। ठीक है, तो अगर यही डिलेइंग टैक्टिक्स हुकूमत की तरफ से रहते हैं मुज़ाकरात को लेकर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है? बस 31 तक हम इंतजार करेंगे, जनवरी तक। उसके बाद इनका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता, फिर हम चाहें जो भी करें, हम फिर आजाद होंगे। लोग ये नहीं कह सकते कि जी पीटीआई जो है वो सियासी लोगों से बात नहीं करती है। हमने सबसे बात करके देख ली। अब इसके अलावा क्या है? फिर तो सिर्फ एहतजाज का रास्ता रहता है, अपोजिशन जो हमेशा करती है सियासी तौर पे। हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज के जरिए इस हुकूमत को घर भेजेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका इस हवाले से ही कहना था कि मरीम नवाज साहिबा या ख्वाजा आसिफ की बात करें या तलाल चौधरी की बात करें, तो ये 3 ऐसे नाम हैं जो कि मुज़ाकरात की राह में इस वक्त रुकावट डालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से फैसल बाबरा की स्टेटमेंट्स हैं, मानी पीटीआई के लिए सरप्राइज़ का वो जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि पार्टी की आदत को भी सरप्राइज़ की नौयत का इल्म नहीं है, और साथ ही साथ जो मौजूदा सियासी हालात है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइंदा की हिकमत अमली है वो भी शौकत यूसुफजई साहब बता रहे हैं कि 30 से 31 जनवरी तक इंतज़ार किया जाएगा। अगर हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ नहीं आती तो फिर हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तानी स्क्वॉश के शानदार माजी को जिंदा करते हुए नौजवान खिलाड़ी सुहेल अदनान ने तारीख रकम कर दी है। सुहेल ने 18 साल बाद पाकिस्तान के लिए ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। उन्होंने अंडर 13 कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मिस्र के मोइस तेमर अल मखासी को एक सनसनीखेज मुकाबले में 2 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। ये कामयाबी सुहेल अदनान की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। सुहेल ने न सिर्फ फाइनल में बल्कि सेमीफाइनल में भी मिस्री खिलाड़ी को ज़ेर करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इस कामयाबी से पहले वो स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में भी टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, जो उनकी मुसलसल कामयाबियों का तसलसल है। पाकिस्तानी स्क्वॉश की दुनिया में ये कामयाबी एक खुशाइन लम्हा है जो इस खेल के जवाल के बाद दोबारा उरूज की उम्मीद जगाती है।
सोहेल अदनान ने न सिर्फ टाइटल जीता बल्कि नौजवान नस्ल को इस खेल की तरफ राग़िब करने के लिए एक नई मिसाल भी कायम की है। और इस्लामाबाद जब वापस आए तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी यहाँ पर किया गया। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियन सोहेल अदनान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। सोहेल, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश जीतने पर कैसा आपको महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेल है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा टाइटल जितवाया। और सबसे पहले मैं अपने फादर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी एफर्ट की। मदर का शुक्रगुजार हूँ, कोचिज का शुक्रगुजार हूँ, शाह सलीम का, काशिफ भट्ट साहब का, मंसूर भाई का जो साथ गए थे, ब्रट फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, अच्छा, स्क्वॉश के मैदान में ये जो मुसलसल कामयाबियां आपको मिल रही हैं, किस तरह ये मेहनत करते हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये मैं असल में मेरा घर भोलपुर में, तो इतनी इधर ऑब्लाइज नहीं है, यहाँ पे कोच नहीं है, यहाँ पे प्लेयर नहीं है खेलने वाले, तो मैं लाहौर में आके ट्रेनिंग करता हूँ, लाहौर में ही पढ़ता हूँ। ठीक है, और सेमीफाइनल और फाइनल जिस तरह से मिस्री खिलाड़ियों के खिलाफ आपने खेला है, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? सर मैं सेमीफाइनल भी, क्वार्टर फाइनल भी मेरे इजिप्ट के प्लेयर के साथ था, सेमीफाइनल भी काफी वो आपको पता उनका एक होम ग्राउंड था, उनका होम ग्राउंड तो नहीं पर वो उनका पूरी फैमिली आई थी, 120 का उनका क्राउड था, तो बड़ा वो था। उन्होंने प्रेशर डाल रहे थे पर प्रेशर लिया मैं अपनी गेम की। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रेशर नहीं लिया। तो अभी इस कामयाबी के बाद फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह आगे काफी टाइटल जीतना, ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड जूनियर, वर्ल्ड चैंपियनशिप, चाहे जहांगीर खान, जहांगीर खान जीतते थे ना, पाकिस्तान पे कोई मुकाम ना रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि स्क्वॉश में जिस तरह से पाकिस्तान पहले अपना नाम बनाता रहा है, जिस तरह से आपने जहांगीर खान की बात की है, ये हमारे लेजेंड्स रहे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा सपोर्टिव रही है? जो कोचेस आपके हैं वो किस तरह से आपको ट्रेन करते रहे हैं? आपको पता है फैमिली की जो सपोर्ट ही होती है, जैसे बाबा की बड़ी सपोर्ट थी, मम्मा की। असल में गेम में लाने वाली बाबा है, तो आपको पता है सारी सपोर्ट ही उनकी थी। तो फिर कोच तो ट्रेनिंग कराता है, कोच की बड़ी मेहनत है। कोच और मैं सुबह 7 o'clock 6 o'clock ट्रेनिंग करते थे सारे। ठीक है, अभी जिस तरह से ब्रिटिश जूनियर ओपन आप जीते हैं, स्कॉटिश जूनियर ओपन भी आप जीत चुके हैं, उसके बाद जो अगला टारगेट है वो आपने क्या सेट किया हुआ है? कौन सी टूर्नामेंट है जो जीतने का प्लान है? सर आगे आ रही है यूएस ऑस्ट्रेलियन जूनियर, यूएस जूनियर, वर्ल्ड जूनियर के ट्रायल में इंशाल्लाह। ठीक है, अब उसमें पार्टिसिपेट करने का इरादा ठीक हो गया। अच्छा, आपके नज़दीक आपको क्या लगता है, जिस तरह स्क्वॉश में पाकिस्तान पहले बहुत ज़्यादा आगे था, अभी इसको दोबारा पाकिस्तान में मकबूल बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बच्चों की बस स्पोर्ट और गवर्नमेंट स्पोर्ट होगी तो सब प्लेयर है, सब कुछ है, पर स्पोर्ट नहीं है। क्या आगे बच्चे जाके खेल नहीं सकते, जैसे इंटरनेशनल खेल नहीं सकते। पहले मैं भी ऐसे ही था, पर अभी थोड़ी बहुत फादर की स्पोर्ट फेडरेशन की सपोर्ट लगी है तो गया। पहले मैं भी ऐसे नहीं जाता था, तो अब सपोर्ट हुई है तो जा रहे हैं। आगे बच्चों को भी सपोर्ट होगी तो वो आगे खेलेंगे जाके, क्योंकि किसी के फादर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 11 लाख करोड़ का बाहर जाओ, 11-12 नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आपकी फिर क्या कोशिश होगी कि इस तरह से इस खेल को मजीद आगे लेकर जाया जाए? और उसके साथ साथ जिस तरह से आप जीत कर वापस आए हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपने कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तानी कौम का जो जोशो खरोश है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है, जिसने सबने अभी आपको बुलाया अपने प्रोग्राम में, बहुत से लोग आपको बुला रहे हैं, ये रिस्पॉन्स आपको कैसा लग रहा है? बस ये आपकी सपोर्ट है, सारों की आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक से एक चैनल ने इंटरव्यू लिया और सारों। ठीक है, और कितनी ज़्यादा मुश्किल आपको लगता है कि ये गेम है? कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपनी एक्सरसाइज का, अपनी डाइट का, रूटीन को किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि उसके साथ साथ देखें आपको पढ़ना भी है। जी सर, बस एक किस्म की जब आदत बन जाए ना, तो ऐसी चीज है ना, इसको बस ट्रेनिंग कर, सुबह भी स्क्वाश ऐसे ध्यान में होता है कि मैंने अगले दिन ये करना है, अगले दिन ये करना है। बस ट्रेनिंग, शाम का टाइम फिर ट्रेनिंग ऐसे ही करता रहता हूँ सर।
एक किस्म ठीक की है, बहुत शुक्रिया। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियन सुहेल अदनान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बेस्ट विशेस हैं आपके फ्यूचर के लिए, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुजरांवाला का रुख करेंगे। गुजरांवाला की सरजमीन जो अपनी जिंदा दिली और मज़ेदार खानों के लिए मशहूर है, वहाँ एक ऐसी चोरी की वारदात हुई है जिसने सबको ही हैरान कर दिया है। ये चोरी ना तो सोने की है, ना चांदी की है, ना ही कीमती जेवरात हैं, बल्कि इसका ताल्लुक खाने पीने की चीज़ों से है, और वो भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे देसी दस्तरखान का एक लाजमी हिस्सा है। ये कहानी शुरू होती है गुजरांवाला के इलाके कोट हिसाक से, जहां एक रेस्टोरेंट के मालिक ने यह सोचकर चिकन पकौड़े और मछली को मसाला लगाकर फ्रीजर में रख दिया था कि कल वो अपने होटल में आने वाले ग्राहकों की प्लेटों में इसको सजाएंगे। लेकिन जो चोरों का आइडिया था वो तो कुछ और ही था। चोरों ने सोचा कि इन लजीज पकवानों का जायका चखने का जो वक्त है वो अभी है, और वो भी बगैर कीमत अदा किए। चोरों ने रात की तारीकी में मौके का फ़ायदा उठाया, रेस्टोरेंट के ताले तोड़े, फ्रीज़र से 1.5 मन चिकन पकौड़ा और 25 किलो मछली निकाल ली। लेकिन उनका पेट शायद इतने में भी नहीं भरा। उन्होंने 10 किलो रायता और 4 किलो सैलड भी उठा लिया ताकि खाने का लुत्फ़ मुकम्मल हो सके। अब ये तसव्वुर करना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ये आम चोरी भी नहीं थी। ये एक प्रॉपर प्लानिंग की गई है, प्रॉपर प्लान्ड ऑपरेशन ये लग रहा है, जैसे कि चोरों ने पहले से ही इसे एक दावत का मंसूबा बनाया रखा था कि शायद किसी गली में रात के अंधेरे में कहीं बैठकर वो ये चिकन पकौड़े खाएंगे या मछली तलकर खाई जा रही होगी। इस हवाले से पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, मुल्ज़िमान की तलाश तो शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस किस्म के चोर हैं इनको किस तरह से पकड़ा जाएगा, किस तरह से इस वाक़े की तफ्तीश की जाएगी। क्या पुलिस फ्रीज़र से उठने वाले मसाले की खुशबू का पीछा करेगी, या फिर गुजरांवाला के बाज़ारों में रायते और सैलड के गैर मामूली ऑर्डर को चेक किया जाएगा। अब इसकी रिकवरी किस तरह से होगी, क्योंकि खाना तो खा भी लिया होगा। तो ये वारदात ना सिर्फ एक तफरीही कहानी कुछ लोगों के लिए बन गई है, एटलीस्ट उसके लिए नहीं जिसके साथ ये चोरी का वाक़या हुआ, उनका तो अच्छा खासा लॉस हुआ है, बल्कि ये हमारे माशरे में बढ़ते हुए जो अनोखे जराइम हैं उनकी अक्कासी भी करती है। जो चोर हैं डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ लाते हैं और फिर इस तरह लोगों का जो रोज़गार है उसको डिस्टर्ब करते हैं। जहाँ एक तरफ गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इस तरह के जो मसाइल हैं, ये चोरी की ऐसी हरकतों को कहीं ना कहीं जन्म ज़रूर दे रहे हैं। स्टिल ये जस्टिफाइड नहीं है कि अगर कोई बेरोज़गार है या मसाइल का शिकार है तो वो चोरी करना शुरू कर दे, लेकिन ये हमारे माशरे का अलमिया ज़रूर है। तो ये वाक़या गुजरांवाला की अनोखी सकाफ़ती पहचान को भी ज़ाहिर करता है, जहाँ खाने की मोहब्बत हर चीज़ पर ही गालिब आ जाती है, हत्ता कि चोरी पर भी। अब देखना यह है कि पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं, और अगर पकड़ भी लिया जाए तो क्या इन चोरों को सज़ा देने के बजाय इनसे ये पूछा जाएगा कि चिकन पकौड़े का जायका उन्हें कैसा लगा। आखिरकार गुजरांवाला के जो शहरी हैं वो मज़ेदार खुशगवार यादों का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया जो अपनी दिलकश मनाजिर और जदीद ज़िंदगी के लिए मशहूर है, इस वक्त तारीख की बदतरीन जंगलाती आग का शिकार है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें लॉस एंजलिस के पैसिफिक प्लेसिड्स और अल्टरनेला के इलाके जंग की सी कैफियत पेश कर रहे हैं। आग की शिद्दत ने इन इलाकों को गजा और हिरोशिमा के मनाजिर की याद दिला दी है, जहां हर तरफ खंडरात, जले हुए घर और राख के ढेर मौजूद हैं, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं। कैलिफोर्निया में होने वाली इस आफत ने न सिर्फ माहौलियाती तबाही को जन्म दिया है, बल्कि इंसानी अलमिया की एक अफसोसनाक मिसाल भी कायम की है। ये जंगलाती आग जिसने चंद घंटों के अंदर हज़ारों एकड़ पर मुहित इलाके को जलाकर खाकस्तर कर दिया, हवा के तेज़ झकड़ों की वजह से अब ये बेकाबू हो चुकी है और तकरीबन 20,000 एकड़ ज़मीन और 12,000 से ज़ायद मकानात जलकर राख हो चुके हैं, जबकि 1,80,000 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। इस तबाही ने न सिर्फ मामूलात ज़िंदगी को मफलूज किया है, बल्कि बेशुमार ख़ानदानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। आग बुझाने के लिए कोशिशें तो जारी हैं, जो कि मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि तेज़ हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर और फायर फाइटर्स के ऑपरेशन में रुकावटें पेश आ रही हैं, जबकि इस आग की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है। हालात इस कदर संगीन है कि जेल के कैदियों को भी आग बुझाने के अमल में शामिल किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसे कैलिफोर्निया की तारीख की सबसे बड़ी कुदरती आफत करार दिया और इजाफी विफाकी फंड्स और वसाइल फराहम करने का वादा किया है। तबाही की इस शिद्दत के साथ इलाके में लूट मार के वाक़यात भी सामने आए हैं, जिन्होंने मकामी कम्युनिटी में मजीद बेचैनी पैदा कर दी है। लॉस एंजल्स के काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लूना ने सूरत हाल की संगीनी को बयान करते हुए कहा कि यह मंजर ऐसा है जैसे यहाँ एटम बॉम्ब गिराया गया हो।
ये वाक़या न सिर्फ माहौलियाती तब्दीलियों की संगीनी को जाहिर करता है बल्कि हुकूमती इदारों की आफात से निपटने की तैयारियों पर भी सवाल उठाता है। इस किस्म की आफात के नताइज न सिर्फ मकामी बल्कि आलमी सतह पर भी महसूस किए जाते हैं, जहाँ माहौलियाती तब्दीली, गैर जिम्मेदाराना शहरी मनसूबाबंदी और कुदरती वसाइल के गलत इस्तेमाल के जो असरात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा शदीद होते जा रहे हैं। ये आलमी बरादरी के लिए भी एक तनबीह है कि अगर कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर संजीदा इक़दाम नहीं किए जाते तो इस किस्म की जो तबाहकारियाँ हैं वो मामूल बन सकती हैं। और इसके साथ साथ ये वाक़या मकामी हुकूमतों और आलमी इदारों के लिए भी एक मौका है कि वो वसाइल की तकसीम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी आगाही के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाएँ। इस हवाले से मैं ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं जंगलाती आग के बढ़ते हुए जो वाक़यात हैं, इसमें माहौलियाती तब्दीली का कितना किरदार है? नहीं, माहौलियाती तब्दीली तो जहाँ भी कार्बन एमिशन होगी तो वहाँ माहौलियाती तब्दीली तो आएगी। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जंगलात में आग लग रही हैं, दुनिया में फ्लड आ रहा है, दुनिया में बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, ग्लेशियर सारे जो है पिघल रहे हैं। तो ये सब तबाही की तरफ निशानी। हर 50 साल में 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अंदाज़ा करें जैकबाबाद का टेम्परेचर 42 या 44 तक पहुँच जाता है और अगले 200 सालों में ये तो पहुँच जाएगा तकरीबन 50 के करीब, 48 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। तो वहां तो लोग रह नहीं सकेंगे, वहां से उनको मूव करना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसी तरह दुनिया में जहां जहां मौसमियाती तब्दीली हो रही है, जंगलात में आग लग रहे हैं जैसे LA में, तो वो उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जब वो आग लगेगी तो ज्यादा कार्बन एमिशन होगी, वहाँ का एकोसिस्टम जो जंगलात का खत्म हो जाएगा, हवानियात खत्म हो जाएंगे। तो पूरे का पूरा एक एकोसिस्टम जो इंसान और जंगलात से जुड़ा हुआ है उसमें तब्दीली आ जाती है, उसमें नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। और साथ में दुनिया में जिस तरह के अभी कोशिश की जा रही है पेरिस अकॉर्ड के तहत के दुनिया में मावनत की जाए उन ममालिक की जिनके पास इतनी बिसात नहीं है। तो जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया और वो पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं था, पाकिस्तान की एमिशन तो 1% है, उससे भी कम है। और जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका और में और यूरोप में एमिशन होती है 44%, और उसी तरीके से EU में यानी कि यूरोपियन यूनियन में बाकी चीजें। तो उसके साथ उस तरह अगर देखा जाए तो यस, कार्बन एमिशन होगी, मौसम में तब्दीली आएगी, लोग बीमार पड़ेंगे, तपिश बढ़ेगी दुनिया में। तो इस किस्म के अगर मामलात को रोका ना गया तो ये बढ़ता है। अब आप देखें कि अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, उसकी तैयारी पूरी नहीं, इसकी मिटिगेशन फैक्टर्स होते हैं। एक तो पूरी दुनिया को कोशिश करनी होती है, इसीलिए तो पेरिस अकॉर्ड किया गया, इसीलिए तो COP29 अभी हुआ है पिछले दिनों, उसमें बहुत सारे फैसले किए गए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर वो अपना मिटिगेशन सही नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे तो भेज देते हैं मिलिट्री आर्मामेंट और आर्म्स की एड के साथ साथ इजराइल और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ के लोग यही रो रहे हैं कि आपने एज हुकूमत के तौर पर मिटिगेशन क्या किया आपने। और मिटिगेशन होता क्या है? मिटिगेशन ये होता है कि जो जंगलात हैं जहाँ जहाँ इस किस्म की आग पहले भड़कती रही है, और पहले में हमेशा हर साल होता है, इस दफा तारीख का सबसे बड़ी आग फैली है वहाँ। तो उसके लिए होता यह है कि जंगलात में एक स्पेस बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ डिफेंस जोन बनाए जाते हैं, यानी पट्टियां बनाई जाती हैं जहाँ घास वगैरह और ड्राई चीजों को हटा के वहाँ ऐसा स्ट्रिप एक कायम कर दी जाती है कि आग का फैलावा ना हो सके। नहीं किया ऐसा। इसी तरीके से बजट कट, क्योंकि बजट उनके पास पैसे तो बाहर भेजते रहे, लोगों को मिलिट्री एड देते रहे, तो बजट काट दिया उन्होंने अपने फायर फाइटर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऑब्वियसली वहाँ के जो आवाम है वो भी इस बात के अब तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि अगर अमेरिका के हवाले से बात की जाए तो अभी भी आपको क्या लगता है कि वाक़यात माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी पर नज़रसानी करने पर मजबूर करेंगे अमरीकी हुकूमत या दीगर जो आलमी इदारे हैं? ये कुदरती आफात से निपटने के लिए अब वसाइल की तकसीम को बेहतर बनाएंगे, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसको तो चलाया जा रहा है, लेकिन इस इशू पर भी उसी तरह से काम होगा जैसे कि उनका फोकस दुनिया में जंगों पर रहता है? नहीं, वो तो अब ट्रंप ने तो अनाउंस कर दिया है ना कि वो पेरिस अकॉर्ड वगैरह से आउट हो जाएंगे और वो इन चीजों पर बिलीव नहीं करते क्लाइमेट चेंज पर। जिस तरह कोविड पर
ट्रंप बिलीव नहीं करते थे उस जमाने में, और रोजाना 4,500 5,000 लोग जो है वो हलाक हो जाते थे। तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज से तो पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो निकल जाएंगे। तो लिहाजा ट्रंप के होते हुए मैं नहीं समझता कि दुनिया में पेरिस एकॉर्ड पर ज्यादा मजीद फाल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर वो अपना हिस्सा निकाल लेता है तो दुश्वारी हो जाएगी। तो लिहाजा महसूस यही होता है कि दुनिया में इस किस्म के आफात के लिए इतना बड़ा लीडर अगर कह दे कि ये क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर इसका हशर दुनिया का बहुत खराब होने वाला है, अब नहीं तो अगली नस्लों में। लेकिन हमारे होते ही अब हम देख रहे हैं कि फ्लड आना शुरू हो गए हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी कम हो रहा है, कार्बन हवा में ज्यादा है, हवा में जो है इसमें ज्यादा पोल्यूशन आ गई है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को सांस की बीमार, बहुत सारी चीजें हो रही हैं दुनिया में इसकी वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसमी तब्दीली की वजह से अगर देखा जाए तो काजाकिस्तान में उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए थे जिसमें कि उन्होंने दरियाओं के रुख मोड़ दिए थे, तो वहां की मौसम तब्दील हुआ, इकोसिस्टम तब्दील हुआ, लाखों लोग घर छोड़ के दूसरी जगहों पर चले गए। इसी तरह आपने एलए में देखा कि तकरीबन कोई 1,68,000 अफराद अपने घरों को छोड़ के भागे हैं। अब कब वापस जाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन इस तरह आग लगती रही तो वापस नहीं जा सकेंगे। तो लिहाजा दुनिया में इसके बहुत ज्यादा मुज़र असरात होने जा रही हैं अगर दुनिया ने अकल के नाखून न लिए। वैसे यूरोप के तमाम ममालिक और दुनिया के बाकी ममालिक इसमें सीरियस हैं। ये मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है। इस मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में ये जब तक पेरिस एकॉर्ड पर अमल नहीं किया जाएगा, जब तक वो $100 बिलियन का जो उन्होंने पेरिस एकॉर्ड में एक रखा हुआ है रिजर्व, जब तक वो उन ममालिक को जहां ये ज्यादा होता है क्लाइमेट का इफेक्ट, जैसे पाकिस्तान, तो जब तक कि उनमें अगर मिटिगेशन के लिए पैसे नहीं दिए गए, क्योंकि उनका कसूर नहीं है, वो कार्बन इमिट नहीं करते हैं, वो इसमें हिस्सा नहीं डालते हैं, तो उसको नहीं दिया गया, तो ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से आज अमेरिका में है, कल यूरोप में होगा, परसों इंग्लैंड में होगा, और बिल्कुल कहीं भी हो सकता है। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो जंगलाती इलाके हैं, फिर यहाँ पर इंसानी जो आबादकारी है उसको महदूद करने की पॉलिसी अपनाना, फिर ये दुरुस्त होगा? नहीं, महदूद करने की पॉलिसी तो नहीं, उनकी इस तरीके से हैबिलिटेशन करने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया कि डिफेंस स्पेस बीच में स्ट्रिप्स पैदा की जाती हैं मिटिगेशन के लिए। जो दिए हुए कवायद हैं, उन मिटिगेशन के दिए हुए कवायद को अगर अपनाया जाए तो जंगल का और इंसान का बहुत ज्यादा एक दूसरे से ताल्लुक है। और ये जो डिफेंस स्पेस मैंने कहा आपको, उसकी क्रिएशन का मतलब यही होता है कि जो घर बने हुए हैं, जो आबादी रह रही है, उन फ्लेम से दूर रहे और उनकी वेजिटेशन और उनकी मेंटेनेंस वगैरह लैंडस्केपिंग ऐसी हो कि उसमें उसकी तपिश और उसकी आग का फैलावा ना हो सके। इसी तरीके से कम्युनिटी एजुकेशन की उसी उन इलाकों में जरूरत पड़ती है, और कम्युनिटी जब एजुकेट हो जाती है तो वो उसी हिसाब से अपने घरों को बनाती है, और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज जो हैं वो नक्शे भी उसी हिसाब से पास करते हैं। खैर से हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पर ये चीजें हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी थोड़े दिन पहले ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दी थी हमास के हवाले से, मशरिक वस्ता के हवाले से, कि मशरिक वस्ता को फिर जहन्नुम उन्होंने कहा था कि बना दिया जाएगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बाउंस बैक कर रहे हैं ट्रंप की स्टेटमेंट के हवाले से कि मशरिक वस्ता को जहन्नुम बनाने चले थे। एलए में जो सूरत हाल है वो भी कुछ इसी किस्म की है। इस तबाही को बहुत से लोग गजा से या दीगर जो जंगजदा इलाके हैं उनके साथ भी तशबीह दे रहे हैं कि शायद अमेरिका अब होश के नाखुन ले ले। जी हाँ, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन एक इमोशनली रीजन है, वो आप समझते हैं कि लोगों के जज्बात हैं इन चीजों को लेकर। जी बिल्कुल हैं जज्बात, और आप देखें कि तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा है जो वो खंडरात दिखला रहा है जो गजा में है, और जो इस वक्त एलए में खंडरात हैं उसकी मबासलत देखें कितनी ज्यादा है। तो यस, यकीनन, लेकिन वो बात अगर देखा जाए उस फिलोसफिकल तरीके से, तो हकीकतन देखा जाए तो गजा में जो जहन्नम बनाया गया है तकरीबन, और बनाए जाने का इरादा है जिस तरह के ट्रंप कह रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो
एलए तो वही नक्शा पेश कर रहा है, इसलिए कि एलए में 150 बिलियन का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस के 20 बिलियन अगर उसमें मिला लें तो 170 बिलियन का लॉस हुआ है, जबकि गजा में उससे कम हुआ है। लेकिन इंसानी जानों का नुकसान गजा में इतना हुआ है कि उसका कोई इजाला नहीं हो सकता, क्योंकि एलए में तो तकरीबन 16-18 के करीब लोग जहाँ बैक हुए हैं, लेकिन गजा में तो 46,500 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हुए हैं। गजा में तकरीबन जो है 19 लाख अफराद घर से बेघर हो गए हैं, जबकि एलए में ऐसा नहीं है। गजा में 65% जो है वो घर तबाह बर्बाद हो गए, तकरीबन 70, और जबकि 10,000 से ज्यादा घर वहां तबाह बर्बाद नहीं हुए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो गजा तो खैर जिस तरीके से उन्होंने, गजा का मकसद दूसरा है ना, गजा में वो चाहते हैं कि गजा की एथनिक क्लिनजिंग करके कब्जा कर लिया जाए पूरे का पूरा। लेकिन बहरहाल कुदरत का अपना एक निजाम है। ये सबक उन्होंने सीखा कि जो वहाँ उन्होंने तकरीबन 24 बिलियन भेजे हैं, अगर उसमें से 1 बिलियन दे देते फायर फाइटिंग वालों को तो इतनी तबाही एलए में नहीं होती। तो ये सबक तो बहरहाल है, इस सबक को तो उनको सीखना पड़ेगा। और वहाँ के लोग यही शोर मचा रहे हैं कि आप जो असिस्टेंस देते रहे हैं, मिलिट्री असिस्टेंस देते रहे हैं आप, और उसके अलावा जो तकरीबन 850 टन बारूद और गोला बारूद और वेपन्स दिए हैं इजराइल को, वो पैसे अगर उसके थोड़े से यहाँ भेज देते तो ये मिटिगेशन बहुत ज्यादा हो सकती थी। ये तबाहकारी जो एलए में है वो इससे कहीं कम हो सकती थी, बल्कि रुक सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। और यही गवर्नर भी कह रहा है वहाँ का, जो एलए का है। इसका एक और रुख है, लेकिन वो आपके टॉपिक से अलग हो जाता है, और वो है कि ट्रंप जो जिस क्रिटिसाइज कर रहे हैं एलए को और एलए की गवर्नमेंट को, वो इसलिए कि वहाँ उनके वोटर सपोर्टर न होने के बराबर हैं, वहाँ डेमोक्रेट्स की हैं। तो वही गवर्नर भी रो पीट यही रहा है कि आपने जो है तो बजट, खैर वो तो वहाँ उनका लोकल मामला था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है बजट जो भी था वहाँ, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो फौरी तौर पर उसकी मदद करती, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो कि बाइडन की है वो भी इसमें काफी डिले कर गई और उस पर भी क्रिटिसाइज हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर काफी चीजें सर्कुलेट कर रही हैं, ऑब्वियसली बहुत सी चीजें उसमें गलत भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी थी जिन्होंने कुछ माह कबल ही जो अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसीज थी उनको खत्म कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनाया जा रहा है। बहुत सी मशहूर शख्सियात हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। जिमी ली कर्ट्ज हैं, उनका बयान है, जो बहुत से लोग इस आफत को सियासी रंग देने में किरदार अदा कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन देखिए इसकी अगर इसको देखा जाए मॉरली तो किसी भी आफत को सियासी रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन देखने में यही आया है कि दुनिया में जहां भी कोई भी आफत आती है तो सियासतदान कहीं ना कहीं उससे अपनी वो सिक्का चमकाने लगते हैं, और वही ट्रंप ने भी किया है इस दफा, तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको मॉरली देखा जाए तो आफत बहरहाल आफत होती है, इंसानी जान, हर जगह इंसानी जान होती है, और उससे इंसान को हमदर्दी होनी चाहिए और सबक सीखना चाहिए कि वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम उससे आइंदा दुनिया कैसे बच सकती है, ये सबक सीखना चाहिए। जो महज़ब माशरे हैं उनको ऐसा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। तसव्वुर करें नाज़रीन के पानी की गहराई में एक लम्हा जहां ज़मीन की कशिश शकल की कैद से आज़ाद होकर इंसान अपने ख्वाबों की हकीकत में बदलता हुआ नजर आता है। कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बहादुर और बासलाहियत गोताखोर एम्बर ब्रेक की, जिन्होंने सांस रोककर पानी के अंदर एक नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एम्बर ब्रेक ने स्विमिंग पूल के निचले हिस्से पर 370 फीट की तवील चहलकदमी की है, जो कि एक अमरीकी फुटबॉल के मैदान से भी ज़्यादा है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। ये कारनामा उनकी न सिर्फ जिस्मानी ताकत का मुजाहरा था, बल्कि उनका एक ख्वाब था, एक मकसद था और एक जज्बे की अलामत भी था। जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से शेयर की गई इस वीडियो में एम्बर को पानी के अंदर चलते हुए देखा जा सकता है, जहाँ वो 90 डिग्री के जाविये पर झुकी हुई थी। उनकी हर कदम उठाने की जिद्दोजहद, उनका चंद बार लड़खड़ाना और फिर दोबारा से संभलना, ये सब कुछ उनकी बेपनाह आज़्म हौसले की कहानी बयान करता है। एम्बर ने बताया कि वो एक फ्री डाइविंग इंस्ट्रक्टर हैं और गुज़श्ता 10 सालों से इस शोबे में
काम कर रही हैं, उनके लिए ये रिकॉर्ड सिर्फ एक ज़ाती कामयाबी नहीं था बल्कि ऑस्ट्रेलवी मेरीन कंजर्वेशन सोसाइटी के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम आम करने का एक ज़रिया भी था। तो मैसेज भी इस हवाले से कन्वे किया गया है। तो कोई ना कोई मकसद हम देखते हैं कि इस तरह के एथलीट्स का ज़रूर रहता है। सोशल मीडिया पर उनके इस कारनामे की जो वीडियो है तो उसने तहलका मचा रखा है। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियोज़ वायरल होती हैं तो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, उसको शेयर करते हुए भी दिखाई देते हैं। एक सारिफ ने भी तबसरा करते हुए लिखा कि स्विमिंग पूल में यूँ चलना बिल्कुल ऐसा है जैसे इंसान सोते हुए ख्वाब में भाग रहा हो। ये तबसरा इस अजीबो-गरीब मगर शानदार तजुर्बे को बयान करता है जो एम्बर ने दुनिया के साथ शेयर किया है। और ये वाक़या हमें भी ये सिखाता है कि गैर मामूली कामयाबियाँ गैर मामूली मेहनत और हौसले से ही हासिल की जा सकती हैं। एम्बर ब्रेक का ये कारनामा हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे ख्वाब कितने ही अनोखे क्यों ना हो, अगर हम उनके लिए मेहनत करते हैं तो वो हकीकत का रूप भी धार सकते हैं।